हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। असिस्टेंट कमांडेंट आईपीएस लेवल का यानी टॉप मोस्ट लेवल का रिक्रूटमेंट है कोस्ट गार्ड के अंदर। कोस्ट गार्ड जो होता है कोस्टल एरिया जितने भी हमारे देश में उनकी सुरक्षा करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। मतलब इसके अंदर कैंटीन वैंटीन की फैसिलिटी होगी वो तो हटा दीजिए, लेकिन आपका आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो स्टैंडिंग होती है वैसी कोस्ट गार्ड की भी स्टैंडिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पर उससे पहले बता दूं कि ESIC UDC MTS वाला फॉर्म आपने भरा कि नहीं। मैंने 2-3 वीडियो पहले में बताया था, उसका डेट अभी भी बचा हुआ है। 15 फरवरी आखिरी डेट है। बेहतरीन नौकरी है 12th पास और ग्रेजुएट्स के लिए। जरूर उस फॉर्म को भरें और नहीं पता होगा तो वीडियो मेरा देख ले, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एल्स नोवर निखिल ESIC आप सर्च कर लेना। और उसी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। ऑलिव बोर्ड की तरफ से बिल्कुल ही फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। ESIC UDC MTS और स्टेनोग्राफर का जो भी फॉर्म भरा होगा उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आज ही के दिन यानी 5 फरवरी 2022 को शनिवार को रात से ही खुल चुका है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट। आप चाहो तो दे सकते हो बिल्कुल ही फ्री में। कब तक दे सकते हो? 6 तारीख को यानी संडे को शाम को 7 बजे तक दे सकते हो। बिल्कुल ही फ्री है। इसके अंदर आपको क्या क्या होने वाला है, आपका फुल एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा जो कि पूरे के पूरे देश में बहुत सारे लोग, लाखों स्टूडेंट देंगे। तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आपके तैयारी की क्या लेवल है। तैयारी का लेवल नहीं भी पता चलेगा तो आपको ये पता चलने वाला है कि पेपर कैसा आने वाला है। और ऑल इंडिया लेवल में आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी कि क्या रैंकिंग पे आप स्टैंड करते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना डिटेल एनालिसिस भी मिलने वाला है कि आपका पेपर कैसे गया, क्या कमी रही, वो भी आपको पता चलेगा। और उसके बाद अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, स्कॉलरशिप आपका लग जाता है, तो आपको लाखों के बेनिफिट मिलते हैं, वो तो मिलेंगे ही। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग एक बार इसको जरूर देना। तो चलिए हम अब अपने फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्रूटमेंट के ऊपर एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस वगैरह सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद बात करेंगे हम बुक्स का कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ का। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का जो डेट है वो 16 फरवरी 2022 से फॉर्म खुलने वाला है, यानी आज से लगभग 10-11 दिन बाद इसका फॉर्म खुलेगा। और 26 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। तो सिर्फ 10 दिन का गैप है, इसलिए वीडियो में पहले बना दिया हूं ताकि आपको पहले से आप प्रिपेयर रहो कि भाई उस तारीख से उस तारीख के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। और अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी सभी के लिए SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है ये फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फीस। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के ऊपर। तो देखिए इस नौकरी के अंदर 6 अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं। 6 में से एक पोस्ट ऐसा भी है जिसके अंदर कोई भी आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है। और बाकी 5 पोस्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है प्रीलिम्स का, और कोई मेंस, कोई दूसरा रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो हम डिटेल में देखने वाले हैं इसके हर चीजें। और पोस्ट की बात करूं तो ये 6 पोस्ट में डिवाइडेड है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं यहां पर नहीं डिक्लेयर किया गया है, या आपको तभी पता चलेगा जब ये लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं और देख लेते हैं सारी की सारी डिटेल्स। देखिए इसके अंदर 6 अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं। तो जो मैं पोस्ट का नाम बता रहा हूँ उसी के साथ में उसका एज और एजुकेशन दोनों ही क्वालिफिकेशन आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये भी बता दूंगा कि किस पोस्ट को मेल अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट को फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले पोस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है GD यानी ग्राउंड ड्यूटी का। ग्राउंड ड्यूटी के अंदर किसका है? पायलट का और नेविगेटर का। और ग्राउंड ड्यूटी के अंदर ही फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, जिसको वुमेन SSA कहा जाता है। इन दोनों की एज की बात करें तो 1998 से जो भी बाद में पैदा हुआ है और 2002 के बीच में पैदा हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली इसको 20 से 24 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन के तो 60% हो गए हमारे कन्फर्म। उसके बाद 12th क्लास के अंदर आपका मैथ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों के अंदर अलग अलग 55% मार्क्स आपके आए होने चाहिए। 12th में कम भी होगा, 40% भी होगा तो चलेगा, लेकिन मैथ और फिजिक्स के अंदर 55% आया हो। और अगर आपने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके डिप्लोमा में भी 55% चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 60%
चाहिए और आपका फिर 12th का मार्क्स नहीं देखेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पहले दो फॉर्म, मेल और फीमेल के लिए दोनों एक क्वालिफिकेशन है और सब कुछ सेम है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पोस्ट के ऊपर। थर्ड पोस्ट है हमारा कमर्शियल पायलट का। कमर्शियल पायलट के अंदर जो एज की रिक्वायरमेंट सेम है 20 से 24 साल, इसको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी वैलिडेट किया गया हो DGCA द्वारा। और इसमें 12th में वही चीज है कि 12th क्लास के अंदर फिजिक्स और मैथ्स के अंदर 50-55% मार्क्स दोनों में होने ही चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं अगले पोस्ट के ऊपर। अगले जो दो पोस्ट है ना, उन दोनों का सब कुछ सेम है, उन दोनों का मैं इकट्ठे आपको चीजें बता देता हूं। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारा वो है टेक्निकल मैकेनिकल और उसके बाद है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों का एज का क्राइटेरिया देखें तो बिल्कुल सेम है, 20 से 24 साल, और दोनों को सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, किसके अंदर किया हुआ है, मैकेनिकल के अंदर किया हुआ है, मरीन के अंदर किया, ऑटोमोटिव के अंदर किया, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर किया, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन के अंदर किया हुआ है, तो आप मैकेनिकल वाले ब्रांच में अप्लाई करिएगा, ठीक है, यानी टेक्निकल मैकेनिकल। और अगर आपने ग्रेजुएशन अपना इलेक्ट्रिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किया, टेलीकम्युनिकेशन में किया, इंस्ट्रूमेंटल में किया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, पावर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। सीधा सीधा बताऊं तो यही दोनों मेन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो और आपका नीचे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है ना 12th का, इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दोनों पोस्ट के लिए 12th में क्या था क्या नहीं था कोई नहीं पूछ रहा, क्या परसेंटेज आया था कुछ नहीं पूछ रहा, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जितने मैंने आपको पोस्ट बताई है ना अभी, जितने भी क्वालिफिकेशन बताए, इसके अंदर करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और परसेंटेज का रिक्वायरमेंट जहां पे जो दिया हुआ है वही है, इसके अलावा बाकी किसी चीज में परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पोस्ट के ऊपर। लास्ट पोस्ट की बात करें तो उसको 29 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए 20 से 29 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले, तो कोई भी लॉ ग्रेजुएट जिसके लॉ में 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट के लिए ना कोई रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है उसके लिए, लेकिन कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके लिए भी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। और इसके अंदर एक पॉइंट मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं, जितनी भी लड़कियां अप्लाई करेंगी ना, लॉ वाले पोस्ट की बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले पोस्ट की बात कर रहा हूं। लॉ वाले पोस्ट के छोड़ के जितने भी लड़कियों वाली पोस्ट है, उन सबके अंदर जो लड़कियों का सर्विस होगा वो सिर्फ 14 साल के लिए होगा, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यहीं पर मैं आपको सैलरी के बारे में भी बताता हूँ। ये जो नौकरी है ये क्लास 1 ऑफिसर लेवल की नौकरी है, ये IPS लेवल की नौकरी है, लेकिन सैलरी IAS और IPS से भी ऊपर है। जो उनका बेसिक पे होता है 56,100 बेसिक पे है इसके अंदर, मतलब 10% भी सैलरी बढ़ेगी ना तो 5600 रुपये तो आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, वो भी नई नई जब आपकी नौकरी लगी होगी तब। लेकिन जो आपकी इन हैंड सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है, इसके अंदर आपको 80 से 85,000 के आसपास सैलरी इन हैंड मिलेगी। मेल को फीमेल को दोनों को नौकरी लगते ही मिल जाएगी, और ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा उसमें 56,100 आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। तो आपके IAS और IPS से भी ऊपर यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 15,000 रुपए से ज्यादा। और जैसे प्रमोशन होगा इसके अंदर 1.5 लाख की सैलरी, 1.25 लाख की सैलरी हो जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, 2-3 साल के अंदर ही आप वो सैलरी भी अचीव कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, इस चीज का ध्यान रखें। और जो SC ST के स्टूडेंट होंगे उनको परसेंटेज में भी 5% कम आया हो तो भी काम चल जाएगा। हाँ, 12th वाले में नहीं चलेगा, बाकी ग्रेजुएट वगैरह में 5% का भी रिलैक्सेशन परसेंटेज में भी दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको ये तो क्लियर कर ही दिया था कि फाइनल ईयर के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सारे के सारे पोस्ट के अंदर। अब हमने देख लिया डिटेल में सारा का सारा नोटिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 हमारे स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स तो इसमें दिए गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैला करके, लेकिन वो अल्टीमेटली ना आपके 3 ही स्टेप हैं इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि हमारे लॉ के पेपर के लिए, मतलब लॉ का जो पोस्ट है उसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, बाकी सारे के लिए देना है। वो सीधा सीधा सेकंड स्टेज पे आएगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, हमारा इंटरव्यू होगा। इसके अंदर इंटरव्यू का ना फेज 1 फेज 2 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसको ये PSB कहता है, प्रीलिम्स सिलेक्शन
बोर्ड। ठीक है, तो जो लोग रिटर्न पास करेंगे वो पीएसबी के अंदर आएंगे और एक दिन का इंटरव्यू देंगे। जो इसको पास करेगा वो आएगा हमारा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, ये भी इंटरव्यू का आपका सेकंड स्टेज है। जो इसको पास करेगा वो आएगा हमारा मेडिकल के अंदर, जो उसको पास करेगा उसका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। तो हम पीएसबी एफएसबी को बाद में देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं फेज 1 जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन है ना, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो हमारे पोस्ट के हिसाब से बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल ड्यूटी मेल और फीमेल दोनों के पोस्ट का। इसके अंदर टोटल आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश का, फिर रीजनिंग का, फिर जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स का, उसके बाद जनरल नॉलेज का। ये चारों के चारों पेपर में 25-25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो आपके 100 मार्क्स का सारा होगा। तो आपके टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे 2 घंटे 120 मिनट, 60 मिनट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे पासिंग मार्क्स पहले से बताया गया है कि इससे कम मार्क्स होगा तो आपको फेल मान के ही चलेंगे, भले इनकी सीट ना भी भरे हो। तो 200 मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 190 एससी एसटी के लिए, और आपको 50 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे हर एक सेक्शन के अंदर, यानी आपको 12.5 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और एससी एसटी को 45 मार्क्स लेके आना पड़ेगा हर सेक्शन में। तो आपको सेक्शन वाइज भी पास होना है और ओवरऑल भी यहां पे पास होना है। अब ये हो गया जनरल ड्यूटी वालों का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे टेक्निकल 2 पोस्ट थी ना, उसके बारे में आ जाते हैं। तो देख लेते हैं मैकेनिकल वाली पोस्ट का। एक्चुअली में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की पोस्ट का सब कुछ सेम ही है, दोनों का साथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका पेपर होगा इसके अंदर इंग्लिश का, फिर रीजनिंग का, उसके बाद आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स का, उसके बाद जनरल नॉलेज का। ये चारों ही पेपर आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा तो 40-40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो आपका पेपर है मैकेनिकल का, ये 60 क्वेश्चन आएंगे 240 मार्क्स के। और वैसे ही आपका नीचे इलेक्ट्रिकल में इस मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, तो उसके अंदर भी 60 क्वेश्चन आएंगे 240 मार्क्स के। एक बार हम देख लेते हैं इसके अंदर कितना मिनिमम लेकर के आना है। तो 80 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा इसके अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 72 एससी एसटी के लिए। और ये 80 जो 72 है ये आपका मैकेनिकल वाले फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल जो फील्ड का पेपर है 60 क्वेश्चन, उसको नहीं, बस पहले 4 जो है ना इंग्लिश रीजनिंग उसका लिखा हुआ है कट ऑफ 80 मार्क्स का। यानी आपको जो 160 नंबर का ये टोटल हुआ तो उसका 50% आपको यहाँ पे स्कोर करना है। और जो मैकेनिकल का जो आपका पेपर होगा उसके अंदर आपको अलग से 50% स्कोर करना है, यानी 120 मार्क्स लेकर के आना है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 108 लेके आना है एससी एसटी के लिए, आपका कट ऑफ नंबर है। और सेम आपका ये चीज इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है। तो आपको समझ में आया, 4 पेपर तो हमारे 10-10 क्वेश्चन के होंगे और आखिरी स्पेसिफिक पेपर होगा, यानी जो आपके फील्ड का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो 60 क्वेश्चन होंगे 240 मार्क्स के। तो ये भी टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और हर दोनों ही सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सारा एग्जामिनेशन। जो इसको पास कर जाएगा वो आएगा हमारे सेकंड फेज में। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सेकंड फेज में होगा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जो डिफेंस में होता है ना सेम वही है, इसको यहाँ पे पीएसबी और एफएसबी कर दिया है। होता है इसके अंदर क्या है ना, आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, वहां पर आपको पहले दिन आपको क्या करेंगे, पीपीएनडीटी लेंगे, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसके बाद आपका रीजनिंग का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। जो उसको पास कर जाएगा उसको वहां पे रखेंगे और पूरे के पूरे 5 दिन का टेस्ट होगा। और जो बाकी फेल हो जाएंगे उनको पहले दिन ही हटा दिया जाएगा। तो जो पहले दिन पास हो जाएगा वो 5 दिन वहां पे इंटरव्यू देगा और पहले दिन को ये पीएसबी कह दे रहे हैं और जो 5 दिन रह जाएंगे उनको एफएसबी कह दे रहे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, अलग से कोई स्टेप यहाँ पे नहीं है। जैसे डिफेंस में हमारा एसएसबी होता है सेम यहाँ पर भी वही पैटर्न है। तो पहले दिन हमारा पता चल गया क्या होगा, और जो हमारे बचे हुए 4 दिन है उसके अंदर हमारा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, ग्रुप टास्क होगा, हर एक चीज होगी। फिजिकल वो नहीं करना आपको, 20 किलोमीटर भागना दौड़ वौड़ ये सब चीजें नहीं होंगी। तो जो इसको पास कर जाएगा उनका क्या होगा कि वो आगे मेडिकल में चले जाएंगे। उसके बाद आप घर आ जाओगे, मेरिट लिस्ट का वेट करोगे, उसमें नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब हम आ जाते हैं किताबों के ऊपर, बुक्स के ऊपर, कि कौन सी बुक बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, अगर आप सिंगल बुक की बात करो तो आप हमेशा बोलते हो भाई दिशा का क्यों नाम ले रहे हो बुक का। दिशा का नाम इसलिए ले लेता हूं मैं क्योंकि एरर थोड़े कम है, थोड़े से एरर अरिहंत में कई बार ज़्यादा आ जाते हैं। किरण पब्लिकेशन वगैरह इस टाइप की बुक बनाता नहीं है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की चलिए यहाँ पे बुक रिकमेंड करता हूँ। इसलिए भी क्योंकि सस्ती भी, शायद 109-110 रुपए की है। तो इस नौकरी को आप उसका मतलब बेसिक जो है ना आप उसको क्रैक कर पाओगे। पहले 4 पेपर
पेपर आप क्रैक कर पाओगे, मैकेनिकल का पेपर या फिर इलेक्ट्रिकल का पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे। पहले 4 पेपर आप कर पाओगे क्रैक, किसी तरह मतलब पास हो जाओगे, टॉप नहीं कर पाओगे। तो इस बुक की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा कम पढ़ने में विश्वास रखता है, तो इस बुक को पढ़े, 1-2 बार इस बुक को खत्म कर दे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करे, या फिर मॉक टेस्ट दे। मेरी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट आप दीजिए मेरी वेबसाइट पे जाकर के, फ्री में आपको वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अरिहंत की बुक यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और इसके अलावा कई पेपर और देते हो, तो मैं सिंगल बुक रिकमेंड कर देता हूँ। हाँ, जो आपको मेन बुक बताया ना, उसके अलावा भी एक बुक आपको लेनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल साइंस जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल साइंस के लिए 2 किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं, एक दिशा की है, एक अरिहंत की है। आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। दिशा वाली बेटर इसलिए क्योंकि उसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं जनरल साइंस के लिए। तो फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहो तो उसे परचेस कर सकते हो। अरिहंत वाली बुक थोड़ी पतली है वो, लेकिन उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये हो गया जनरल साइंस। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट की बात करूं तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब आती है, राजेश वर्मा की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, दी बेस्ट बुक है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए क्वांट की बुक काफी है। बात कर लेते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के लिए बात करूं तो एसेंशियल इंग्लिश की किताब आप परचेस कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की है, काफी अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है, आप जीरो हो, चूंकि एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, जीरो हो, तो आप लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए। उसमें इंग्लिश हिंदी में समझाया गया, मतलब इंग्लिश को हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट करके समझाया गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग एस चांद पब्लिकेशन की अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। RS अग्रवाल उसके राइटर हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब अच्छी है, और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप लूसेंट की जीके परचेस कर सकते हो। वैसे ज्यादातर इसके अंदर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये हो गया सारी की सारी किताबों की बात। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक है एनवायरमेंट, उसके बाद करंट इवेंट, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि रीजनिंग है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वर्बल नॉन वर्बल, उसके बाद है आपका सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वांट। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है अनसीन पैसेजेस, उसके बाद एंटोनिम्स, एडम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस, सिनोनिम्स, वोकैब, आर्टिकल, वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, ग्रामर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक। इसके बाद जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, उसके अंदर जनरल साइंस की किताबें परचेज कर लीजिए। जो उस बुक में सिलेबस दिया गया है ना, वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। तो ये हो गया सारा का सारा। आई थिंक सारी डिटेल हमने कवर कर लिया। कट ऑफ के बारे में बचा हुआ है, तो कट ऑफ का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 200 जो आपको लिखा था ना आउट ऑफ 400 कट ऑफ, वो तो आपको मिनिमम था कि उतना अगर नहीं लेके आओगे तो आपको बाहर ही निकाल देंगे। लेकिन कट ऑफ का जो इसके अंदर आइडिया लगता है वो ऐसा आता है कि 250, 260, 270 इसके आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक जाता है बैंकिंग वगैरह के और एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।